Hello guys, you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the next topic, next chapter of ninth class, and the name of the chapter is tissues. Basically हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे कि ये टिश्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या रोल होता है टिश्यू का एक्चुअली हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली इस यूनिट को हम लोग इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। दी लेंथ में बी 30 to 40 मिनट्स। ओके, सो टिश्यू होते क्या हैं एक्चुअली, वो शुरू करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। पहले तो वो कहते हैं जो अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। फिर क्या होता है, जो सेल होता है ना उसको डिवीजन करते हैं, सेल डिवाइड होती हैं। सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच सेल परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इफिशिएंटली। वो कहते हैं जो सेल होती है ना वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करती हैं, और जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक अपना अलग फंक्शन बहुत ही आसानी से, ठीक है, परफॉर्म करती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं सबसे पहले डिवाइड होती हैं टिश्यू में। यहाँ पर देखो, सेल्स सबसे पहले डिवाइड होती हैं टिश्यू में, फिर टिश्यू है तुम्हारा वो डिवाइड होता है ऑर्गन्स में, एंड ऑर्गन से अपना डिवाइड होता है सिस्टम में। ये एक ह्यूमन बॉडी का तुम्हारा स्केलेटन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ढांचा है। ठीक है, जो इसमें ये चीजें दिखा रहा है। सेल्स में क्या होता है तुम्हारा, सेल्स में अपना प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और टिश्यूज में अपना प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल, और ऑर्गन्स में हार्ट होता है, और सिस्टम में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आ जाता है। ठीक है, जो सच सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, जो सेल्स होती हैं तुम्हारी, जो उससे जो फॉर्मेशन होगा, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स का, यही सब ग्रुप्ड जब एक साथ मिल जाते हैं सेल्स का तो वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, टिश्यू की अगर डेफिनेशन कोई पूछे टिश्यू होता क्या है एक्चुअली, तो हम लोग बता सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन कम फ्रॉम सेम पेरेंट सेल एंड परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। बेसिकली टिश्यू कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो जिसके फंक्शंस कैसे होते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और जो उनका ओरिजिन होता है, मतलब जो टिश्यू जनरेट कहाँ से होते हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ओरिजिन होता है जैसा उनका पेरेंट सेल से जो वो प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, और ये सबका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें डिफरेंट फंक्शंस हो हर एक सेल्स का। देखो, ग्रुप ऑफ सेल हम लोग उन्हीं चीजों को बोलते हैं जिसमें बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हो। जैसे अगर तुमसे कहें कि एक ग्रुप बनाओ बॉयज का, तो तुम उसमें केवल ग्रुप में, उस ग्रुप में केवल बॉयज ही इंक्लूड करोगे, कोई गर्ल थोड़ी इंक्लूड कर लोगे। तो ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, वैसे ही सेल्स होंगी सारी, जैसी एक दूसरे से सिमिलर हो जो सेल्स, और उनका जो वर्क हो या उनका जो फंक्शन हो वो बिल्कुल एक ही तरीके से काम कर रहा हो। हिस्टोलॉजी कुछ नहीं है, हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। जो स्टडी की टिश्यूज कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आ रहे 2 नंबर मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी। सो यू कैन टेल हिम द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। मूविंग फर्दर, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज की क्या यूटिलिटी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मिलियंस ऑफ सेल्स। वो पहले कहते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मिलियंस, उसमें करोड़ों लाखों में तुम्हारी क्या हजारों में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। एच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और उसमें से जितनी भी सेल होता है ग्रुप का उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एंड इट परफॉर्म्स ए स्पेशल फंक्शन इफिशिएंटली। और ये क्या जो तुम्हारा ये ग्रुप होता है ना, सेल ऑफ ग्रुप, ये तो तुम्हारा टिश्यू होता है, और ये क्या परफॉर्म करता है, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है बहुत ही आसानी से। जैसे तुम्हारी मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल किस लिए काम में आती है, अपने मूवमेंट के लिए काम आती है। ठीक है, मसल सेल जैसे तुम चाहे लेग की मसल सेल ले लो या तुम उसकी ले लो, हैंड की मसल सेल ले लो। ठीक है, ये काम किस में आती है, अपना मूवमेंट करने के काम आती है। नर्व सेल में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कोई भी मैसेज अगर फॉरवर्ड करना होता है किसी भी पॉइंट से, तो हम वहाँ पर नर्व सेल काम करते हैं। जैसे हम लोगों को अगर कोई चोट लग जाती है तो तुरंत हमें पता चलता है ऊपर जाके कि हाँ हमारे पैर में चोट लग गई, या हम लोग कोई कोई गर्म बर्तन या कोई ठंडी चीज हम लोग अपने हाथों में पकड़ लेते हैं तो तुरंत हमें फील होता है कि हाँ हमने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट छुआ है जो ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो नर्व सेल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि क्या लेके जाना, मैसेज लेके जाना अपने माइंड तक। ठीक है, एंड ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
कि ये अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट होने का रीजन क्या है कि जिससे अपना जो बॉडी है वो सही से फंक्शन कर पाए। ठीक है, अगर ब्लड एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर ब्लड वहां पर बेकार हो जाएगा और अपनी बॉडी धीरे धीरे बेकार हो जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, हमारी मसल सेल्स, नर्व सेल्स, या जो तुम्हारा ब्लड, ये सारे पार्ट हैं टिश्यूज को, और ये सब इनको टिश्यू बोलते भी हैं। इन प्लांट इन जो अपना, ये तो अपनी ह्यूमन बॉडी की बात होगी, ह्यूमन की बात कर रहे थे। अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज आर नथिंग बट दीज आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच इज जाइलम एंड वन ऑफ देम इज फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसका केवल काम होता है कि रॉ जो तुम्हारा वाटर है उसको लेके जाना फ्रॉम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सिंपल सा मीनिंग है, जो जाइलम होता है वो वाटर को लेके जाता है पूरे प्लांट में। ठीक है, वाटर कहाँ से वो ऑब्टेन करता है, नीचे रूट से ऑब्टेन करता है। उसके साथ साथ अगर उसे कुछ रॉ मटेरियल की भी नीड है प्लांट को, तो वो रॉ मटेरियल भी लेके जाता है तुम्हारा जो जाइलम होता है। फ्लोएम एक्चुअली क्या करता है, फ्लोएम तुम्हारा होता है वो जो अपना पूरा एक प्लांट होता है, जो वो खाना बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम तुम्हारा फ्लोएम का होता है। वो पूरे प्लांट में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मूविंग फर्दर हम लोग देखते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टिश्यू, कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो क्या सेम टिश्यू के बने होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू अलग होते हैं और प्लांट टिश्यू अलग होते हैं। एनिमल टिश्यू में क्या आते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सिंस एनिमल्स आर मोबाइल सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी। एनिमल्स आर मोबाइल, मोबाइल का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग, वो मोबाइल नहीं है बेटा, वो मोबाइल मत समझ लेना। सिंपल मीनिंग है मोबाइल का, एनिमल्स होते हैं वो अपने मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन प्लांट ऐसे नहीं होते हैं। प्लांट कॉन्स्टेंट होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पर क्या होते हैं, एक ही जगह पर वो हमेशा खड़े रहते हैं। सो दैट्स वाई जो एनिमल टिश्यू है वो मोबाइल होते हैं, मतलब वो मूव करते रहते हैं। मूव करने से बना ये तुम्हारा शब्द मोबाइल। सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, क्योंकि भैया ये मूव करते रहते हैं तो इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एनिमल टिश्यू में। हेंस मोर लिविंग टिश्यूज आर रिक्वायर्ड, और इसमें सबसे ज्यादा लिविंग टिश्यू भी चाहिए होते हैं। लेकिन प्लांट टिश्यू में ऐसा नहीं होता। प्लांट टिश्यू तुम्हारा क्या होता है, वो स्टेशनरी होता है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं जरूरत होती है। हेंस और इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी जब नहीं चाहिए होगी तो इसमें ज्यादा टिश्यूज भी की जो रिक्वायर्डनेस है वो भी नहीं चाहिए होगी। यहाँ पे अगर कम टिश्यूज भी हैं तो काम चल जाता है प्लांट टिश्यू में। मूविंग फर्दर ऑन दी सेकेंड टॉपिक, सेकेंड जो पॉइंट है, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया है। इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स किसके लिए मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि उन्हें भैया एनर्जी को गेन करने के लिए क्या चाहिए होती है, फूड की मात्रा, फूड चाहिए होता है, इस वजह से मूव करते हैं। या वो कहीं पर रहना चाहें, जैसे बरसात का मौसम आ गया तो उन्हें ठंडी लग जाएगी, वो भीगते रहेंगे एक टाइम के बाद, तो उन्हें कहीं रहने के लिए वो मूव करते हैं एक वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हेंस दे नीड मोर एनर्जी, और इस वजह से जब वो भैया मूव करेंगे, ठीक है, या कोई शेल्टर अपना ढूंढेंगे, तो इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इस वजह से वहां पर मोर टिश्यू की आवश्यकता पड़ती है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो प्लांट होता है इसमें से अधिकतर जो टिश्यूज होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड, इसमें से अधिकतर जो टिश्यू होते हैं वो तुम्हारे डेड होते हैं। अधिकतर टिश्यू तुम्हारे डेड होते हैं प्लांट में। ठीक है, I can provide mechanical strength as easily as the living ones and needs less maintenance। ये कहते हैं कि इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इतना इजी होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, जैसे कोई रहने वाला पर्सन हो, कोई लिविंग चीज रह रही हो, इतना आसान होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को देना, और इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है प्लांट टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में मेंटेनेंस जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से। थर्ड पॉइंट इज सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एनिमल टिश्यू है उसमें जो सेल ग्रोथ है वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैली होती है, हर एक पॉइंट पर फैली होती है। बट इसमें जो प्लांट टिश्यू में लिमिटेड होती है ग्रोथ, इनकी ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। तभी तुमने देखा होगा कि अगर जो फ्लोबस वगैरह होते हैं, दिखता फ्लोबस का जो प्लांट होता है वो दिखता ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, उसकी एक हाइट स्पेसिफिक होती है, वो उसी कांस्टेंट हाइट तक बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा प्लांट का। ठीक है, तो इनकी हाइट जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है,
बट सेल ग्रोथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती रहती है। एनिमल टिश्यू में लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कम्प्लेक्स। इसमें कहते हैं कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, या ऑर्गन का, वो बहुत अच्छा तो होता है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। प्लांट टिश्यू में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन होता है वो कंपेरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेरिजन टू एनिमल टिश्यू, ठीक है। यही डिफरेंस है। ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसी वजह से, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग है, फंक्शन भी इनके अलग अलग है प्लांट और एनिमल्स के, इस वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बोले जाते हैं। प्लांट टिश्यू एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक प्लांट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक प्लांट क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, एक्चुअली सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसमें जो सेल होती है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सेल डिवीजन कर पाए। एक होता है तुम्हारा परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में क्या होता है, जो मैच्योर सेल्स होती हैं वो इनकेपेबल होती हैं सेल डिवीजन में। यहाँ पर जो मैच्योर सेल, जो अच्छी सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं सेल डिवीजन को। फिर ये तुम्हारा जो परमानेंट है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, सिंपल को फर्दर तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल में टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप सेल्स। सिंपल में क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स वाले जो टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिंपल वाले सेल्स में। और जो सिंपल सेल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरन कीमा और ये कॉलन कीमा एंड स्क्लेरन कीमा, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और जो तुम्हारा पैरन कीमा एंड कॉलन कीमा है ये तुम्हारा क्लोरन कीमा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स में क्या होता है, टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। इसमें एक से अधिक तरीके की सेल प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें जो प्लांट वाले जो अपने आ जाते हैं, प्लांट टिश्यू वाले, जाइलम फ्लोएम, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जाइलम वेसल्स और सीप ट्यूब्स। फ्लोएम में क्या आ जाता है तुम्हारा, सीप ट्यूब्स आ जाता है। और जाइलम में क्या आ जाता है अपना, जाइलम में अपना आ जाता है ट्रेकिड्स। और इसमें फ्लोएम में अपना आ जाता है कैम्पेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू का पूरा फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है हम लोग वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ओके। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है हैव द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें पावर होती है। जैसे वहाँ पर प्लांट वाले में जो इधर वाली सेल थी उसमें पावर नहीं होती थी कि वो डिवाइड कर पाए सेल को इंडिविजुअली। बट इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर होती है कि वो सेल को डिवाइड कर पाए और वहाँ से नई सेल को जनरेट कर पाए। ये इसमें और क्या चीज़ होती है, इसमें होती है इंक्रीज दी लेंथ एंड गर्थ एंड लेंथ को पहले ये इंक्रीज कर देता है, बिट को भी। ये बेसिकली दोनों चीज़ों को इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी लेंथ एंड बिड्थ ऑफ प्लांट्स एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग एरियाज ऑफ प्लांट। मेरीमेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को इंक्रीज करता है, लेंथ को एंड तुम्हारी बिड को। बिड क्या हो जाती है, तुम्हारी जो बिड होती है चौड़ाई कितनी है, ठीक है, प्लांट की, और ये ग्रोइंग एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेम आर सिमिलर टू द मेरिस्टेम। ऑब्वियस सी बात है, जो नई सेल हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तो वो उसी के तरीके की दिखेंगी। बट एज दे ग्रो दियर कैरेक्टरिस्टिक चांसेस एंड दे डिफ्रेंशिएट। बट वो लेकिन रीजन बताते हैं, जो ये ग्रो होती हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को अपने आप में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, सेल्स आर एक्टिव। जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लिविंग होती हैं। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर स्पेस नहीं होता है, बहुत कम स्पेस होता है, सब एक के ऊपर डेंस होता है साइटोप्लाज्म। थिन सेलुलोज वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तुम्हारी सेल जो होती है एक्टिव होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेलुलोज वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, एक तुम्हारी और सेल प्रेजेंट होती है, प्रोमिनिएंट न्यूक्लाई, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है। एंड लैक वैक्यूल्स एज वैक्यूल्स प्रोवाइड रिगिडिटी टू सेल्स एंड प्रिवेंट क्विक सेल डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं।
अगर हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन, जो टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो डिपेंड करते हैं उनकी लोकेशन पर, कौन सी लोकेशन। जैसे टाइप में देखें एपिकल मेरिस्टीम, उसकी लोकेशन है ग्रोइंग टिप्स ऑफ सूट अपेक्स मेरिस्टम एंड रूट। मतलब क्या है एपिकल मेरिस्टीम में क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, पहली बात तो ये रूट लोकेशन है, ठीक है, इसको ग्रो करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टीम की फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसका काम होता है लेंथ को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है, जो प्लांट की हाइट है उसको इंक्रीज कर देना। ये ग्रोइंग टिप्स है एक प्लांट की, ठीक है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या है, ए बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसकी लोकेशन होती है किस पे काम करने के लिए, लीव्स के काम करने के लिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, लीव्स की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज कर देता है। थर्ड वाला पॉइंट आता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन लोकेशन कहाँ पे ये काम करता है, ऑन साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, ये तुम्हारे तने और रूट पे काम करता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, टू टाइप का होता है ये, कॉर्क कैम्बियम होता है, एक वेस्कुलर कॉम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कॉम्बियम में तुम्हारी क्या दोनों चीजें आ जाती हैं, जाइलम फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। तो तारा ये इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द डायमीटर एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज कर देता है डायमीटर और तुम्हारी विड्थ होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ की। सो आगे वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे वाले टॉपिक में परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये देखते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर थे परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू होते क्या है, एक्चुअली इनका क्या रोल होता है। परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड आर मैच्योर्ड। मतलब ये जो टिश्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं, ये तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से तो आते हैं लेकिन ये बहुत मैच्योर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत छोटे हैं, इनमें वो सारे इनके फंक्शंस इनको पता होते हैं, इनका जो रोल होता है वो इनको पहले ही से पता होता है जो भी करना चाहिए। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, these tissues are made of from dead cells। ये जो तुम्हारी अपनी जो डेड सेल्स होती हैं उनसे मिलके बने होते हैं। दे हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड, और इनमें एक ये इनके पास ये एनर्जी होती है या इनके पास ये पावर होती है कि जो इनको जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, अगर वो उनके खो भी जाते हैं ना तो इनके पास ऐसी पावर होती है कि वो जो खोए हुए डेड सेल्स हैं उनको वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पावर होती है परमानेंट टिश्यूज की। थर्ड पॉइंट देखते हैं, परमानेंट टिश्यूज हैव ए डेफिनेट शेप। इनका जो शेप होता है और जो साइज होता है वो इनका पहले ही से क्लियर होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का साइज कम है किसी का ज्यादा है, इनका साइज फिक्स रहता है पहले ही से, डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, और इनके फंक्शंस भी बिल्कुल क्लियर होते हैं। आप सपोज करो कोई टिश्यू है, परमानेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ बेटा, परमानेंट का मीनिंग ही है कि एक बार जो चीज लिख गई ना वो तुम रिपीट उसको चेंज नहीं कर सकते। परमानेंट मीन्स अगर हो गया तो हो गया, वो फिक्स है तुम्हारी, ठीक है। सो दैट्स बाय यहाँ पर इनका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, और ये डेड और लिविंग दोनों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू है हमने बताया था ऊपर, ये डेड सेल से बने होते हैं, ये डेड और लिविंग दोनों चीजों में पाया जाता है परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। The process by which cells arise from meristematic tissues and take up a permanent shape size function is called differentiation। बेसिकली ये बताते हैं ये जो प्रोसेस होता है ना जहां से ये तुम्हारी जो सेल्स वगैरह निकलती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, कहां से निकलती हैं, तुम्हारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से निकलती हैं। ये क्या करती हैं, एक परमानेंट, इनका क्या होता है, परमानेंट शेप होता है, साइज होता है, और जो इनका फंक्शन भी सिमिलर होता है उन्हीं के तरीके के। इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने बताया कि जो इस वाली प्रोसेस है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। मूविंग फर्दर, एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो तो वहां पर देख लेना, लैब सेक्शन में स्टेम इसकी बनी होगी, ठीक है। वहां पर 6.2 जो एक्टिविटी है उसको देख सकते हो। परमानेंट टिश्यू का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर सिंपली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो तुम्हारा जाइलम फ्लोएम है। बेसिकली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज फॉर प्लांट के लिए बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। प्लांट में क्या होता है, अपना दो पार्ट में डिवाइड होता है परमानेंट टिश्यू, पहला सिंपल परमानेंट एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम, ठीक है।
तो जो तुम्हारा जाइलम होता है ना बेटा, ये तुम्हारे वाटर के लिए फंक्शन करता है एक प्लांट में, बट जो तुम्हारा फ्लोएम होता है ये तुम्हारा फूड कैरी करके ले जाता है पूरे प्लांट में, ठीक है। इसका फंक्शन होता है फूड को प्रोवाइड करना पूरे प्लांट में जहां पर भी उसको नीड है, ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग ये पूरे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फर्दर। पहला है पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलिनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग वन बाई वन करके इनको देखेंगे। अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम वहां पर इसको लीव भी कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में तुम इतना ज्यादा नहीं लिख सकते ना। तुम परमानेंट टिश्यूज वहां पर एक्सप्लेन कर देना कि ये डेड सेल से मिलके बनते हैं और इनमें क्या कैपेसिटी होती है, इनमें ये पावर होती है कि जो इनकी सेल्स खो गई हैं उसको डिवाइड भी कर सकें। और बेसिकली परमानेंट जो तुम्हारे टिश्यूज होते हैं वो तुम्हारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आते हैं और वो मैच्योर्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता है उनका क्या फंक्शन उन्हें करना है और क्या उनका वर्क होता है। दूसरी बात, इनका जो शेप और साइज होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। उनको फिक्स होता है, सिमिलर होता है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। और ये जो पूरी प्रोसेस होता है ना, इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। On further, moving further, permanent tissues are divided into 2 parts. First part is simple permanent tissue and second is complex. Complex में तुम्हारे जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं एंड सिंपल में तुम्हारा पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जो अपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनके जो टाइप हम लोगों ने बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनका क्या यूज होता है, ठीक है। देखते हैं वन बाई वन करके। जो तुम्हारा पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल्स में काम करता है, तुम्हारा कोलिनकाइमा भी लिविंग सेल्स में काम करता है, बट स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स में काम करता है। हमने तुम्हें पीछे बताया था कि तुम्हारा जो परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट वाला वो लिविंग और डेड दोनों सेल्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पैरन और कोलिनकाइमा है वो तो लिविंग सेल्स में काम करेगा, जो चीजें एलाइव है, जो चीजें जिंदा है उनमें काम करेगा, जो रह रही हैं। बट जो स्क्लेरेन्काइमा है वो तुम्हारी डेड सेल्स में काम करता है। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा देखते हैं। It is the basic, most simple packaging tissue that fills the spaces between other tissues and is found most abundant in plants. इसका मोस्टली यूज क्या होता है पैरेन्काइमा का? ये इसका बेसिक यूज होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ना, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच को फिल करता है ये, ठीक है, पैकेज करता है। इट इज द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू दैट फिल्स द स्पेस। मतलब जैसे सपोज करो कोई तुम्हारे 2 लिविंग टिश्यूज हैं, उनके बीच में अगर ज्यादा स्पेस हो जाता है उसको ये केवल फिल करता है स्पेस को, है, ठीक है। प्लांट में पैरेन्काइमा का ये रोल होता है। और क्या रोल होता है? पैरेन्काइमा हैज अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब विद थिन सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। और ये क्या होता है, इनका जो पैरेन्काइमा होता है इनका अब डिफरेंस, मतलब इनको बाद में फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो सेल्स को। और जो सेल्स होती हैं तुम्हारी वो किसकी बनी होती हैं? सेल वॉल्स, जो तुम्हारी सेल वॉल इसमें यूज होती है वो तुम्हारी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। And moving further, next point is parenchyma have large intercellular spaces as the cells are loosely packed. और जो तुम्हारे पैरेन्काइमा है उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इसमें क्योंकि पैरेन्काइमा में मैंने ऊपर बताया इसमें स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्पेस किसी भी 2 टिश्यू के बीच में ज्यादा होता है, उसको फिल करने के लिए हम लोग पैरेन्काइमा का यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी लिखा है पैरेन्काइमा हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एज द सेल्स आर लूजली पैक्ड। जो सेल्स होती हैं लूजली पैक्ड होती हैं, बेसिकली इनको गैप को फिल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स हैव न्यूक्लियस, इनका जो सेल होता है इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। और डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस मात्रा में होता है, क्वांटिटी में होता है। डेंस का सिंपल सा मीनिंग है वहां पर गैप नहीं होता है, ठीक है, जहां पर साइटोप्लाज्म तुम्हारा प्रेजेंट होता है। एंड लार्ज वैक्यूल, और इनका क्या होता है, एक बहुत सा बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और जो तुम्हारा पैरेन्काइमा है वो क्या सपोर्ट करता है? पैरेन्काइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम। ये किस चीजों को सपोर्ट करता है बेसिकली प्लांट में? तुम्हारा जो तुम्हारा स्टेम हो गया, तना हो गया, या तुम्हारी जो रूट्स वगैरह होती हैं, रूट्स वगैरह का काम क्या होता है? स्टोर करना न्यूट्रिएंट्स वगैरह या रॉ मटेरियल या वाटर वगैरह, उसे सपोर्ट करता है ये तुम्हारा पैरेन्काइमा, ठीक है। रूट को क्या प्रोवाइड करता है? उनको ये पावर देता है कि तुम, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए अर्थ से खोजो या वाटर वगैरह जो भी चाहिए होता है। एंड इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेन्काइमा, और कभी कभी इसको हम लोग क्या स्टोरेज पैरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
और इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन एक्वेटिक प्लांट्स द पैरेन्काइमा हैज लार्ज एयर स्पेस टू प्रोवाइड बॉयंसी टू प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट एंड एक्सचेंज गैसेस, इट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। वो एक पॉइंट और बता रहे हैं कि जो अपने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें जो पैरेन्काइमा होता है उसमें लार्ज स्पेस होता है, लार्ज एयर स्पेस होता है, सो दैट कि वहां पर बॉयंसी हो पाए प्लांट्स में। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, नीचे हम लोगों ने एग्जांपल करके बताया भी है, देखो नीचे सबसे नीचे, फाउंड इन नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट ऑफ रूट्स, रूट में इन लोगों ने दिखाया ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये किस में काम करता है, बेसिकली हमने बताया था रूट वाले पार्ट में करता है, बिलो वाले पार्ट में जो प्लांट का होता है जहां पर तुम्हारी रूट स्टेम या लीव्स फ्लावर वगैरह फ्रूट में, उसमें ये फंक्शन करता है। अब हम लोग मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग कोलेनकाइमा देखते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग, ये सेल्स, पहली बात तो यही है कि लिविंग सेल्स में ही काम करता है। एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिक एट वन कॉर्नर, मतलब जो इसकी सेल होती है ना वो एक कॉर्नर पे तो पतली होती है, ठीक है, एक जो सेल होती है वो एक कॉर्नर पर बहुत मोटी होती है, थिन नहीं होती है, पतली नहीं होती है, मोटी होती है एक कॉर्नर पर। और जो वो किससे मिलके बनी होती है, वो या तो सेलुलोज से मिलके बनी होगी तो जो तुम्हारी सेल है, या फिर तुम्हारी पैक्टिन से मिलके बनी होगी। ठीक है, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हारी सेल्स होगी कोलेनकाइमा में, आइदर इट इज मेड फ्रॉम सेलुलोज और इट इज मेड फ्रॉम पैक्टिन। ओके, कोलेनकाइमा हैव वेरी लेस नंबर इंटरसेलुलर स्पेस। देखो मैंने बताया था पैरेन्काइमा में तुम्हारे क्या है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बट तुम्हारा कोलेनकाइमा में तुम्हारा स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो तुमसे डिफरेंस में भी पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, तो तुम सिंपली वहां पर बता सकते हो कि जो पैरेन्काइमा है वहां पर स्पेस ज्यादा होता है, बट इन कोलेनकाइमा केस द स्पेस इज वेरी लेस। ठीक है, इन इंटरसेलुलर स्पेसिस। कोलेनकाइमा सेल्स हैव न्यूक्लियस, इनके पास भी न्यूक्लियस होता है एज यूजुअल लाइक पैरेन्काइमा, और जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है उसके पास वो भी डेंस होता है, मतलब वो डेंस एरिया गदर करता है, और लार्ज वैक्यूल यहाँ पर भी होता है। ये दोनों पॉइंट इसमें कॉमन रहेंगे। ठीक है, अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। जो तुम्हारा कोलेनकाइमा है वो प्रोवाइड करता है एक प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज करो कोई अगर प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो प्लांट टूट जाएगा। जैसे अगर कोई प्लांट बहुत बड़ा बिग प्लांट है, अगर छोटा प्लांट है तो वो वहां पर सर्वाइव कर जाएगा, बट अगर एक बड़ा प्लांट है और काफी तेजी से स्टॉर्म वगैरह आंधी या तूफान आया तो वहां पर अगर वो प्लांट बिल्कुल झुकेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो खड़ा रहेगा बिल्कुल लाइक ए वॉल, तो वहां पर वो मतलब क्या होगा, हवा की स्पीड से वो गिर जाएगा। ठीक है, बट वहां पर अगर फ्लेक्सिबल होगा तो वो आगे पीछे होके अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर लेगा। सो दैट्स वाई जो तुम्हारा कोलेनकाइमा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है कि मजबूती के साथ वो तुम्हारा जो प्लांट है वो सर्वाइव कर पाए। मैकेनिकल सपोर्ट तुम्हारा कौन से पार्ट में मिलता है, जो तुम्हारी लीव्स वगैरह हो गई और तुम्हारी जो स्टेम होती है, ठीक है, जो तना होता है ना मोटा सा, उसमें तुम्हारा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड अलाउज देम टू बेंड, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम अगर हवा तेजी से आ रही हो तो तुम वहां पर बेंड हो सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर रहा, इस तरीके का तुम्हारा ये न्यूक्लियस रहता है। ये सेल वॉल है, अपर वाले बाहर वाली पार्ट, जो अंदर तुम्हें स्पेस दिख रहा है ये तुम्हारा पैक्यूल है। ये पैक्यूल बहुत लार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर छोटे डायग्राम में दिखाया गया। और ये तुम्हारी वॉल थिकमाइन है, ठीक है, जो ऊपर वाली है एंगुलर वॉल थिकमाइन है, ठीक है, ये ऊपर वाली यहाँ पर एंगुलर के शेप में बनी है। इसका फंक्शन क्या होता है मैंने बता ही दिया, कहाँ पर ये पाया जाता है, फाउंड इन लीफ, मैंने ऊपर बताया था ये कहाँ पर काम करता है, लीफ और तुम्हारा स्टेम में काम करता है। लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, ठीक है, यहाँ पर इसका फंक्शन होता है। लास्ट टॉपिक इज हम लोग देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ये भैया देखो सबसे पहला बात है कि ये तुम्हारा लिविंग सेल्स में काम नहीं करता, ये डेड सेल्स में काम करता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा हैव लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये कहते हैं कि इसमें एक लंबी और पतली सी बॉल बनी रहती है सेल्स की, वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि लिग्निन वहां पर डिपोजिट होता रहता है। सो दैट्स बाय वहां पर हम लोग एक लंबी सी पतली सी एक वॉल बन जाती है सेल्स की। किसकी वजह से बनती है, वो लिग्निन वहां पर डिपोजिशन की वजह के, लिग्निन डिपोजिट होता रहता तो ऐसी एक बॉल बन जाती है स्क्लेरेनकाइमा में जब अपना कोई भी प्लांट डेड हो जाता है, ठीक है। और सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड वॉल्स एंड हैव पिट्स, और इन्हीं सच जो ऐसी जो नैरो तुम्हारी थिक वॉल होती हैं जो लंबी होती हैं, उन्हीं सेल वॉल्स को हम लोग लिग्निफाइड वॉल्स कहते हैं, ठीक है।
स्क्लेरेनकाइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसिस ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर कोई भी स्पेसिस नहीं रहता है। देखो मैंने ये तीनों में डिफरेंस है। पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बट कोलेनकाइमा में थोड़ा सा कम स्पेस होता है एज कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा। बट स्क्लेरेनकाइमा में कोई स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, और लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर कोई स्पेस बचती नहीं है। Sclerenchyma cells do not have a nucleus and cytoplasm. एक थर्ड पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना तो साइटोप्लाज्म होता है, बट अपने पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के केसेस में दोनों के पास न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। वो भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, बट यहाँ पर ना तो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना तो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं, इसका काम क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा सिंपली गिव्स रिगिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक्स इट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड डिस्टेंस। सिंपली ये कहते हैं कि जो तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा है, डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स तुम्हारी सिंपली कहाँ पर होती हैं बेटा? डेड सेल्स तुम बताए प्लांट में सबसे जो ऊपर वाली छाल होती है ना, वही तुम्हारी डेड सेल होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा वहीं पर होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो बहुत स्ट्रेंथ होती है, तभी वो प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसका काम ही है कि तुम एक प्लांट को स्ट्रेंथ देना। तभी तो हम लोग अगर काफी कोई मतलब कोई सॉफ्ट, अगर हम लोग किसी भी चीज से कोई भी मेटल ले लें, अगर उससे हम लोग उसके स्टेम पर बार करें तो जल्दी से उसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि वहां पर ये तुम्हारी डेड सेल्स पहले ही से प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। और जनरली कहाँ पे पाया जाएगा, सबसे ज्यादा हार्ड डेड सेल कहाँ पे होती है, प्लांट के स्टेम में होती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया भी इसका फंक्शन। फाउंड इन स्टेम में होती है तुम्हारी अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन दी बेंस ऑफ लीव्स में भी होती है। ठीक है, लीव्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है। ये प्लांट के हर एक पार्ट में होती है, ऊपर से डिपेंड करता है कहाँ के सिनारियो की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे इसका एग्जाम्पल, ये नीचे इसका डायग्राम शो करके इन्होंने दिखाया, शो करके ये देख सकते हो। ऐसा इनकी नैरो लीफ बनी रहती है। ठीक है, स्पेस यहाँ पर रहता नहीं है, तो इसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। मूविंग फर्दर, एपिडर्मिस देखते हैं। ये एपिडर्मिस है तुम्हारा, इसकी ये तुम्हारा कुछ डायग्राम है। ये तुम्हारी एक्टिविटी है 6.3 पेज नंबर 72 पर। ये जो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पर तुम देख लेना, वहां पर ये मिल जाएगा। एपिडर्मिस का काम देख लेते हैं। एपिडर्मिस का देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है एपिडर्मिस का। ठीक है, और एपिडर्मिस हो गया अपना। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। एपिडर्मिस में देखो तुम्हारा ये एपिडर्मिस का स्टोमारा गार्ड सेल्स, नहीं तुम्हारी ये गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स का सिंपली मीनिंग होता है कि गार्ड रक्षा करना। ठीक है, वो एक्टिविटी कहते हैं टेक ए फ्रेश लीफ ऑफ रियो, एक फ्रेश लीफ ले लो रियो की, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। उसको जो लीफ ली है हम लोगों ने रियो की, उसको तुम पहले थोड़ा सा स्ट्रेट करके सीधा करके उसको फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो बीच से। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड, जब हम लोग तोड़ रहे हो लीफ को तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करके रखें, लाइक ऐसे एग्जांपल में दिखाया गया है, इधर देखो। सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। तो उन्होंने कहा तो उसमें से कुछ पील या जो स्किन है वो बाहर की तरफ निकल आए कट करने से पहले। फिर वो कहते हैं रिमूव दिस पील एंड पुट इन ए पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर। वो कहते हैं जो हम लोगों ने पील निकाली है इसकी, जो ऊपर स्ट्रेच करके जब कट कर रहे थे, उसी को क्या कर दो, एक वाटर वाले किसी बीकर में पुट कर दो और उसमें कुछ ड्रॉप सैफरन की डाल दो। ठीक है, और फिर उसके बाद तुम देखो कुछ मिनट बाद उसको 1 2 4 5 मिनट बाद उसको देखो क्या उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट ऑन टू अ स्लाइड। कुछ मिनट को रखने के बाद इसको एक स्लाइड पे रख लो। स्लाइड पर रखने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम लोग फिर माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चीजें उसमें हम लोगों को दिख रही हैं, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी एपिडर्मिस है। ठीक है, ऐसे तुम्हारी एक्टिविटी होगी। एपिडर्मिस को अगर तुम लोग अपने घर पे ट्राई करना चाहते हो, इफ यू हैव माइक्रोस्कोप और गुड अमाउंट ऑफ पिक्सल कैमरा, देन यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम एज वेल। ठीक है, तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों को पता चला कि जो अभी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है किसी भी प्लांट में वो तुम्हारी एपिडर्मिस होती है। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ये तुम्हारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखो सिंपल सी बात है, जो बाहर वाली लेयर होती है
वो बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। चाहे तुम ह्यूमन की अगर बात करो, अपनी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है कि तुम्हारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या जो जर्म्स हैं वो अंदर अपनी बॉडी में इंटर ना कर पाए, ठीक है। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर हुज मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सेस हॉट, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा ठंडी हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो, जो मैंने जर्म्स बैक्टीरिया वाला तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। It is made of a single layer of cells that are flat with no intercellular spaces, और ये बताते हैं कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिस होंगे तो फिर वो तुम्हारी जो लेयर है ना वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई स्पेसिस तो होते नहीं, तो इसकी वजह से वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। Their outer and side walls are thicker than the inner wall, जो तुम ये बताते हैं कि जो आउटर और जो साइड वॉल्स होती हैं किसी भी प्लांट की लीफ ले लो या तुम्हारा स्टेम ले लो, वो बहुत मोटा होता है एज कंपेरिजन टू जो इनर वॉल होती है। इनकी इनर वॉल थोड़ी सी कैसी होती है, इनर वॉल इनकी थोड़ी सी कम, मतलब उतनी मोटी नहीं होती जितनी अपनी आउटर वाली या जो साइड वॉल्स होती हैं। In plants of dry habitats, the epidermis is thick to prevent water loss and has a thick waxy layer of cutin. वो कहते हैं कि जो अपने प्लांट होते हैं जो मतलब जैसे रेगिस्तान वगैरह में लगते हैं, जो डिजर्ट वगैरह में लगते हैं, डिजर्ट वगैरह में, उसमें जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत पतला होता है, पतला नहीं, वो जो डिजर्ट एपिडर्मिस होता है बहुत थिक होता है। थिक का सिंपली सा मीनिंग है बहुत मोटा होता है। वो क्यों मोटा होता है, वो प्रिवेंट करता है कि वाटर जो है उसके अंदर किसी भी प्लांट में वो कम लॉस हो, ठीक है। अगर वो बहुत पतला होगा तो वाटर जल्दी, ऑब्वियस सी बात है, जल्दी सूख जाएगा प्लांट में, और तो वो प्लांट वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा जैसे डिजर्ट वगैरह में, ठीक है। तो जो डिजर्ट वाले हैबिटेट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें एपिडर्मिस बहुत मोटा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपना जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है जहाँ पर अपने घर में जो पौधे लगाए जाते हैं वहां पर इतना एपिडर्मिस उनका मोटा नहीं होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो तुम्हारी थिक वैक्सी लेयर लगी होती है उसको वो किसकी बनी होती है, क्यूटीन, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटीन से बनी होती है। वो वाटर प्रूफ सब्सटेंस को अवॉइड करने के लिए होती है, डिस्ट्रॉय ना हो वो उसके लिए काम करती है, ठीक है। जो अपने एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसमें जो एपिडर्मिस होता है वो सिक्रेट्स क्यूटिकल होता है, और उसमें जो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है वो आउटर सरफेस पे होती है, लेकिन वो भी मतलब होती देखो सभी में है, बट वो क्या कहती है, वो इतनी मोटी नहीं होती है एज कंपेरिजन टू जो तुम्हारी हैबिटेट्स में होती है, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट है। और epidermis cells of the roots have long root hair which increase the surface area for absorption of water. जो तुम्हारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी रूट्स होती हैं, वो क्या इंक्रीज कर देती हैं, सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट्स वाई जो वो वाटर एब्जॉर्ब करने की उनकी जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब एपिडर्मिस का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, एपिडर्मिस एंड फंक्शन देखते हैं इसके। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि पूरे प्लांट को ये लोग कवर करके रखते हैं, चाहे तुम्हारा स्टेम हो या लीव हो। इसका फंक्शन क्या होता है, एक्ट्स एज ए बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस, ऑब्वियस सी बात है इनका फंक्शन यही होता है एपिडर्मिस का कि प्रोटेक्ट करके रखें किसी भी प्लांट को, जो बाहर के तुम्हारे जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह उसको हार्म ना कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज लेयर इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट, जो इनका स्ट्रक्चर बताते हैं कि जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब हम लोग देख सकते हैं उसको इजीली एक तरफ से दूसरी साइड। बट फंक्शन होता है अलाउ लाइट टू पास थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस इन दी टिश्यूज बिलो, वो क्या कहते हैं, केवल इनका जो फंक्शन होता है वो ये अलाउ करता है कि लाइट वहां से पास हो सके फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम होता है प्लांट को फूड जो बनाना होता है, तो वो इसी प्रोसेस से हो पाएगा फोटोसिंथेसिस से। So that's why वो इन लोगों ने बताया एपिडर्मल टिश्यूज हैव टिनी हेयर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, वो बताते हैं जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत टिनी होते हैं, छोटे होते हैं सरफेस से, बिकॉज जो ट्राइकॉम्स आर एबंडेंट इन सम प्लांट लीफ, वो कहते हैं वो ऐसा क्योंकि छोटे इसलिए उनके हेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ ऐसे प्लांट लीव्स होते हैं उसमें ट्राइकॉम्स एब्सेंट रहता है, ठीक है, सभी में नहीं पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है ट्राइकॉम्स का, लीफ ट्राइकॉम्स ट्रैप वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, इसका काम होता है
कि वाटर जो है वाटर को प्रिवेंट करके रखना ट्राइकोम्स में, और उसका लॉस मत होने देना, ठीक है, क्योंकि वाटर को तो जरूरत पड़ेगी अगर प्लांट सर्वाइव करना चाहेगा। तो रूट हेयर्स आर एलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द रूट, और वो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो रूट हेयर्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स में उसी के साइड में बने होते हैं जहां पर तुम्हारी रूट होती है। बट फंक्शन क्या होता है इनका रूट हेयर्स का? रूट हेयर्स इंक्रीज दी सरफेस एरिया, जो तुम्हारे रूट हेयर्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। सो इससे क्या आसान हो जाता है कि वाटर जो है वो सोइल से अब्जॉर्ब करना थोड़ा इजी हो जाता है, ये फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट पॉइंट इज एपिडर्मल टिश्यूज इन लीव्स आर कवर्ड विद ए वैक्सी क्यूटिकल। मैंने पीछे बताया था कि तुम्हारा जो एपिडर्मल टिश्यूज है वो किससे कवर्ड होता है? वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड होता है, और इसका काम क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल का प्रिवेंट करना वाटर लॉस को फ्रॉम लीव से, ठीक है। वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, वो तो फिर डेड हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज सम एपिडर्मल सेल्स सीक्रेट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेस। वो कहते हैं कुछ ऐसे एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं जो कि क्या क्रिएट करते हैं, इस पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या होता है? द बिटर टेस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस प्रिवेंट ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। मतलब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो मतलब बहुत बेकार तीखा सा अपना वो निकालते हैं, सब्सटेंस निकालते हैं लिक्विड फॉर्मेट में। तो वो इनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन इसलिए होता है कि अपने जो मतलब एनिमल्स वगैरह हैं जो उनको खाना ले, अगर वो खाएगा तो वो कड़वा लगेगा तो वो उसको खाएगा नहीं, तो प्लांट उससे बच जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्चुअली होता क्या है? एपिडर्मिस ऑफ लीफ एज पोज स्टोमेटा सराउंडेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। वो कहते हैं जो तुम्हारा स्टोमेटा है वो तुम्हारे इसमें क्या होती है? एपिडर्मिस ऑफ लीफ होती हैं, और इसमें जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के वो सराउंडेड होते हैं टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स है, ठीक है। नीचे इन लोगों ने इसका डायग्राम भी दिखाया है, ठीक है। ये तुम्हारा नीचे कोर का डायग्राम दिखाया है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का वो कैसा होता है? टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स की तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। फंक्शन से देखते हैं स्टोमेटा का कहाँ पर होता है। पहला फंक्शन है कि स्टोमेटा इज यूज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो प्लांट में ऑक्सीजन, प्लांट जो ऑक्सीजन को लीव करता है, एग्जिट करता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, तो उस फंक्शन को वर्क करने के लिए स्टोमेटा की जरूरत होती है। स्टोमेटा आल्सो ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये क्या कहता है? ट्रांसपीरेशन कहता है प्लांट में, मतलब जहां पर भी प्लांट को जरूरत होती है वाटर की, तो ये रूट से लेके जाता है और प्लांट के हर एक पार्ट पर वहां पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। वो कहते हैं क्या एक जो आउटर लेयर किसी एक ब्रांच की होती है वो डिफरेंट होती है ट्री की किसी आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ये थोड़ा सा इशू हो सकता है कि अगर कोई बड़ा प्लांट है तो उसकी जो तुम्हारी आउटर लेयर है वो स्ट्रांग हो गई होंगी, बट इनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। इनका शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है, चाहे तुम यंग स्टेम ले लो या तुम कोई एक बहुत पुराना ले लो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। इतना जरूर हो सकता है कि जब वो पुराना होगा वो उस प्लांट के अकॉर्डिंग उसका स्टेम थोड़ा मजबूत हो गया होगा, बट इनके स्टेम का जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी कमजोर होगी। अगर ये भी उतना बड़ा हो जाएगा तो इसकी भी जो आउटर लेयर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल लिखा है, अब तुम पढ़ लेना। यहाँ पे कॉर्क देखते हैं। कॉर्क क्या होता है? Cork is used for protect nature previous prevents loss of water from plant and injury। cork का सिंपली मीनिंग ये होता है कि इसका काम ये होता है कि जैसे प्लांट में हम लोगों ने कभी कभी क्या होता है हम लोग ऐसे कोई लकड़ी काटने की आवश्यकता होती है तो काट लेते हैं, तो फिर वहां से जो वाटर का वेस्टेज होता है ना, जैसे लकड़ी काट दी तो वहां से वाटर निकलेगा प्लांट का, उससे वो वाटर ना निकले प्लांट से या जो कोई भी इंजरी होगी उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉर्क का यूज होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है कॉर्क का। ये तुम्हारी कॉर्क सेल्स हैं, ऐसी सेल्स बन जाती हैं जब जहां पर भी हम लोग किसी प्लांट को काट देते हैं तो इससे क्या होता है फिर वहां से एक ऊपर लेयर बन जाती है कॉर्क की, वो क्या करती है वो इसको ढक लेती है और वहां से वाटर का जो लॉस होता है वो रुक जाता है। एज इट डज नॉट कैच फायर इजिली एंड इज लाइट, मतलब ये बताते हैं जो तुम्हारी कॉर्क होती है जो उसके ऊपर बन जाती है ये बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ती है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मेट में होती है।
इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर एंड इन स्पोर्ट गुड्स, और इसका कभी कभी यूज भी होता है कहाँ पर, एज एन स्पोर्ट्स जो तुम्हारे सामान बनाए जाते हैं ना उसमें भी इसका यूज किया जाता है कॉर्क का। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, ये इसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, रेप्साइड एपिडर्मिस है, ये तुम्हारी कॉर्क सेल्स है। मूविंग फर्दर हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन, और इनका जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, और ये साथ साथ में काम करते हैं। पर मैंने तुम्हें बता दिया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या होते हैं, टू पार्ट में ये डिवाइड किए गए हैं। तुम्हारा एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम में क्या होता है, तुम्हारा वाटर लेके जाता है, और फ्लोएम में तुम्हारा क्या होता है, फूड लेके जाता है। सिंपल सा इनका काम यही है। ठीक है, अगर इनके पॉइंट्स लिखने चाहो तो तुम लिख देना ट्रेकेट्स, बेसल्स, बेसल्स में तुम्हारे बेसल्स हो गया, तुम्हारा जाइलम हो गया, जाइलन पैरेन्काइमा, और जाइलन स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम में तुम्हारा सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, और फ्लोएम फाइबर्स हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जांपल तुम लिख सकते हो। मूविंग फर्दर यहाँ पर देखो, बोथ दी कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। मैंने पहले ही बता दिया है इनको क्या बोलते हैं, इनको वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, और टुगेदर फॉर्म वैस्कुलर बाउंड्रीज, और ये दोनों साथ में बाउंड्री बनाते हैं। इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स वैस्कुलर टिश्यू प्लस फ्लोएम, एक्स फॉर जाइलम, पी फॉर फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यू इज इक्वल टू वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो तुम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक रह गए हैं उसको हम लोग दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो लेंथ बड़ी हो जाएगी वीडियो की। सो दैट्स वाई हम लोग इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उस वाली लेंथ को कवर कर लेंगे। जो कॉम्प्लेक्स अपने परमानेंट टिश्यूज हैं यहाँ से शुरू कर लेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक